जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर लेक्चर 2 ऑफ आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये जो हमारा सेशन है इट्स पार्ट ऑफ आवर मिलियन डॉलर प्लान। और आई एम इंटेंशनली टेकिंग फ्यू मिनट्स ताकि अगर कोई लेट है तो वो इन द मेन टाइम हमारे पास ज्वाइन कर सकें। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और G, so your hands are raised. If you have any question, you can just type it out. जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। वेरी गुड क्वेश्चन सर। इसमें मिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? हमेशा हमारे पाकिस्तानियों की सोच ये होती है कि हम ना बस कहीं से कुछ आ जाए, ऐसे ना मिलियन डॉलर बस कहीं से ही ना, बस मतलब खजाना पड़ा हो, नज़र पड़ जाए और कब्ज़े में आ जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। इंशाल्लाह मैं सेशन के दौरान आप लोगों को ये कैलकुलेशन किसी दिन करवाऊँगा कि एक्चुअली वीएन क्या है इसके पीछे। अभी के लिए इससे सिर्फ इंजॉय करेंगे। फैंसी टाइटल है ना, देखने में मज़ा आता है। मिलियन डॉलर हमारे तो गरीब है ना, हम लोग तो ऐसे हज़ारों से ऊपर सोचते ही नहीं है। 10,000, 15,000, 20,000। तो मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर की जब बात करना शुरू करते हैं तो इसमें फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलें, इन द मेन टाइम जो हमें बाकी ज्वाइन करते हैं तो पहले 1-2 मिनट जो है ना वो मैं आपको फिर एक आइडिया देता हूँ। ऑलरेडी जिन लोगों ने मेरे साथ सेशन अटेंड किया था, ओरिएंटेशन सेशन, शायद एक ओरिएंटेशन सेशन में उन लोगों को मैंने ना एप्पल की इकोनॉमिक्स बताई थी। देखिए, दुनिया के अंदर जो भी इकोनॉमीज़ होती हैं ना किसी भी मुल्क की, वो किसके बलबूते खड़ी होती हैं? वो वहाँ के बिजनेसेस के बलबूते खड़ी होती हैं। सो कोई भी मुल्क उस वक्त तक स्टैंड नहीं कर सकता जब तक वहाँ की कंपनी स्ट्रांग नहीं है, या इन शॉर्ट वहाँ का जो इलीट तबका है, इलीट में इंटेलेक्चुअल इलीट कह रहा हूँ, अदरवाइज इलीट नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ किसी और को इलीट समझा जाता है, एक्चुअल में तो इलीट क्लास होती है जो इंटेलेक्चुअली इलीट होती है। वो लोग जो काबिल होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, जो नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, जो दुनिया को एक नए रुख पे डालते हैं और फिर उसके तहत जो है एंटरप्रेन्योर बनते हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस बनाते हैं जिसमें लाखों लोगों को फिर वो अपने साथ एक विजन और एक मिशन के थ्रू लेके चलते हैं। तो वो जो विजनरीज टाइप पीपल होते हैं ना, एक्चुअली आई बिलीव देम टू बी द इलीट। ऑब्वियसली दुनिया किसी और तरह सोचती है, ये मेरे बिलीव्स हैं। तो मैं अब जब इलीट कह रहा हूँ तो इसलिए मैं फिर आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि व्हेन आई से इलीट तो उसका ये मतलब है। तो वो जो इंटेलेक्चुअल इलीट है ना, वो अदरवाइज़ बहुत थोड़ी होती है दुनिया के अंदर। वो चीज़ जो इंटेलेक्चुअल इलीट है, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ये इंटेलेक्चुअल इलीट लीड करती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि अल्लाह के फजल करम से हमने जो है, जो दरो दीवार बनाने को ना हमने इलीट पैदा करने का नाम दे दिया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे के मुताबिक, जो कि गलत भी हो सकता है, तकरीबन 20 अरब जो है ना रुपए आपके सालाना खर्च होते हैं सिर्फ एजुकेशन की मद में, जो कि मुख्तलिफ सूबाई और वफाकी हुकूमतें खर्चा करती हैं। उसके साथ साथ आप, मैं, हम लोग डिफरेंट और इदारों से भी तालीम हासिल करते हैं जहाँ हम पैसा देते हैं, और अलॉन्ग विद दैट हम लोग डिफरेंट ट्यूशन्स हासिल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और जगहों पे भी हम खर्चा करते हैं। तो वो भी सारा एजुकेशन के उसमें आता है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि पाकिस्तान में हम जब बात कर रहे हैं तो हाउ मच वी आर एक्चुअली काउंटिंग। सो वी काउंट फॉर एक्चुअली about hundreds of billions. It's not about few billions, it's hundreds of billions. तो जब मैं यहाँ कह रहा हूँ मिलियन डॉलर, तो इट एक्चुअली मीन्स कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल इलीट अल्लाह के फजल करम से हम पैदा करेंगे। सो वी एम कि इवेंचुअली हमारा ईच बैच जो है वो मिलियन डॉलर बनाने के काबिल हो। एंड इंशाल्लाह ये होगा, बट ऑब्वियसली इट विल टेक अस सम टाइम।
थोड़ी सी एफर्ट हमें चाहिए होगी. सो आई थिंक इनफ आर हियर. सो वी शुड फॉर्मली स्टार्ट. गपशप तो फिर चलती ही रहेगी, डिफरेंट डिस्कशंस में जो है हम इन्वॉल्व नहीं होते. सो बिस्मिल्लाह जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एज आई हैव ऑलरेडी डन. फ्राइडे सैटरडे संडे, तकरीबन हर सैटरडे संडे एंड फ्राइडे जो हमारा होगा उसमें हम ये डिस्कशन कर रहे होंगे यहाँ पे. और हमारा जो फोकस है वो मैं आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम इस वक्त जो चीज़ प्लान करके बैठे हैं, जो चीज़ हमने करनी है, दैट इज़ हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है, हमने यहाँ डाटा स्ट्रक्चर सीखने हैं, हमने यहाँ एल्गोरिदम से बात करनी है, और इन 4 चीज़ों के साथ साथ हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी है, प्लस हमने 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करना है, और उन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये जितने हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे या डिस्कस कर रहे होंगे इनको इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ इट ये लर्निंग का तब फ़ायदा है जब हम खुद से कुछ करने के काबिल हो जाएं, इनोवेटिव माइंड. अगर आप वो नहीं बनना चाहते तो ये क्लास, ये डिस्कशन ये आपके लिए नहीं है, आप अभी लीव कर सकते हैं. बट इफ़ यू थिंक यू आर क्रेजी इनफ कि आप इन चीज़ों की तरफ थोड़ा शौक रखते हैं और आप ये चीज़ें करना चाहते हैं, तो फिर लेट्स हैव स्टार्ट. देन दिस इज़ ओबियसली फॉर यू. सो प्रोग्रामिंग कल हमने बड़ा बेसिक सा डिस्कस किया, तो जो लोग कल नहीं थे, जस्ट फॉर देम अ क्विक रिवीजन जो सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट के अंदर करवाना चाहूँगा कि हमने कल ये डिफ़ाइन किया था कि प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप घर में रहते हुए अगर कोई शख्स भूखा है, उसको खाना बना के दे रही हैं, तो आप बेसिकली उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं. और आप ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम्स अपनी और अपने साथ वाले लोगों की सॉल्व करते हैं. लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब हम किसी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल बना के किसी डिजिटल डिवाइस के थ्रू सॉल्व कर रहे हों, कंप्यूटर में जानबूझ के कह रहा हूँ डिजिटल डिवाइस क्योंकि आप सबसे ज़्यादा उसी डिजिटल डिवाइस को समझते हैं, तो किसी भी डिजिटल डिवाइस को यूज़ करते हुए किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल बना के उसको उस डिजिटल डिवाइस के ऊपर जब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और उसके थ्रू सॉल्व करता हूँ, तो टेक्निकली इस चीज़ को प्रोग्रामिंग कहते हैं. ठीक है. आई होप कि अभी आप मेरी इस बात को सुन लें, सिर्फ कंसीव कर पाएँ तो गुड है, नहीं कर पाएँ तो हम इंशाल्लाह इसको ड्यूरिंग द सेशंस आपको दिखाते ही रहेंगे. अगली बात तो मैंने ये की थी कल कि हमारे पास कोई भी डिजिटल डिवाइस है, उसका जो बुनियादी काम है वो है कंप्यूट करना. और वो कंप्यूट कैसे करता है कि उसको कोई 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, और उसका कंट्रोल यूनिट जो है ना वो उसको बताता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से उठाओ और उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करो. और जो ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये क्या करता है, ये उसके ऊपर वो चीज़ परफॉर्म कर देता है. तो लिहाजा कंप्यूटर क्या हुआ या कोई भी डिजिटल डिवाइस क्या हुई, यानी हर वो डिवाइस जिसका बुनियादी मैकेनिज्म सिर्फ कंप्यूट करना है वैल्यूज़ को, कैलकुलेटर से लेके ऊपर तक ये सारी की सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं. और इन्हीं डिजिटल डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल. अब मैं कह रहा हूँ जब मैथमेटिकल मॉडल, तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यार मैथमेटिकल मॉडल से क्या मुराद है, या यहाँ जब मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं तो एक्चुअली इससे क्या सेंस लेनी चाहिए. देखें, अब मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, और इस वक्त इस ग्लास में पानी डाल रहा हूँ, और अगर मैं इस ग्लास में ये मेजर करना चाहता हूँ कि इसमें कितना पानी आएगा या कितना पानी ये कंटेन करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है, मेरा रियल लाइफ का सिनेरियो है. ठीक है. अब इसकी मैंने मैथ्स बनाई. अच्छा, याद रखिएगा ये जो मैथमेटिक्स है, ऑल्दो मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं इतनी बात करने की इजाज़त चाहूँगा ख़ास तौर पर उन लोगों से जो मैथ में बाबे हैं, कि जो मैथमेटिक्स है ये मैथमेटिक्स बनाई जाती है एज़ पर आवर एज़ पर एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ द नेचर या एज़ पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स. मैथ्स जो है ये हमेशा क्रिएट की जाती है. आपने हमेशा देखा होगा, आप ये पढ़ते रहे होंगे. ग्लास नज़र नहीं आया हमें, अजीब, मैंने वीडियो नहीं शेयर की हुई. तो द पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास भी एक ग्लास पड़ा हुआ है. सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, अगर आपकी जो मैथ्स है ना, ये याद रखिएगा, ये हमेशा किसी करंट एक एग्जिस्टिंग जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है ना, उस सिचुएशन को अगर आप कागज़ के ऊपर इसको कह सकते हैं कि कागज़ के ऊपर या अदरवाइज़ आप कंसीव करना चाहें इन टर्म ऑफ सम नोटेशंस, तो ये बेसिकली मैथ्स है. यानी मैथ
जैसे मैथ में आप फ़र्ज़ करते हैं वैसे ही फ़र्ज़ कर लें। तो अभी हम मैथ को फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मैथ होती क्या है। तो मैथ बेसिकली ये होती है, जैसे कंप्यूटर का मैंने बताया ना बहुत सादा करके, कंप्यूटर क्या होता है, यानी हर वो डिजिटल डिवाइस जो कि कुछ वैल्यूज़ को कंप्यूट कर सके। इसी तरह रियाजी भी बनाई जाती है, रियाजी डिस्कवर की जाती है और रियाजी क्रिएट की जाती है। कैसे क्रिएट की जाती है कि रियल लाइफ सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाता है, उसी का एज इट इज़ रेप्लिका या उसी की एज इट इज़ सिमुलेशन अगर हम बना लेते हैं यूजिंग सम नोटेशंस, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम मैथमेटिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि कोई दो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उनको जमा करता हूं तो उसका जवाब आता है 13। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो पहली वैल्यू है इसको मैं कहता हूँ x, दूसरी वैल्यू को मैं कहता हूँ y। अब ये जो मैंने x और y लगाया ये दोनों सिंबल्स हैं जिनका कुछ भी मतलब हो सकता है, और फिर मैं इज इक्वल टू लिख देता हूँ बराबर करके कि भाई 13। अब ये जो मैंने एक फॉर्म बनाई ये रियल लाइफ की एक प्रॉब्लम थी, उसी का मैंने रेप्लिका बना दिया, उसी की मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बना दी। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। और वो जो मैथमेटिकल मॉडल होता है उसमें अब ज़ाहिर इट इज़ अंडरस्टूड कि यार अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 ये एक बन गई है इक्वेशन, लेकिन x और y की एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। कैसे, आप x के अंदर सबसे पहले 0 पुट करें, फिर आप देखें कि भाई अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक, तो आपको पता चलेगा कि भाई y इज इक्वल टू 13। x को आपने 1 कर दिया तो आपको y इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा, x को आपने 2 कर दिया तो y इज इक्वल टू 11 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपको रियल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होती है उसका बेसिक मैथमेटिकल मॉडल बनाना होता है, या इसको मैं मज़ीद सादा करना चाहूँ तो आपको उसकी एक छोटी मोटी इक्वेशन लिखनी होती है। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? आई होप कि ये ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं लगा। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब रियल लाइफ की आप काइंड ऑफ इक्वेशंस में लिख दें। तो अगर सबको समझ आ गई तो यस टाइप कर दें, मैं फिर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, फिर मैं एक स्टेप आगे चला जाता हूँ। ओके, गुड गुड गुड। तकरीबन 6-7 यस आ गए, इसका मतलब है बाकियों को भी समझ आ रही है। ज़बरदस्त हो गया जी, ये तो ओवर हो गया, गुड है। गुड, तो यहाँ तो ओबियसली हमारे पास कुछ मैथ के भी लोग बैठे हैं हाँ इस सेशन के अंदर, जिन्होंने माशाल्लाह 5 साल से मैथ्स पढ़ी और थीरम्स को याद किया है। अब वो देखेंगे हम थीरम्स के साथ हम कैसे खेलते हैं कंप्यूटर साइंस के लोग, और हम इनके बनाए हुए थीरम्स को एल्गोरिदम्स कह के कैसे यूज़ करते हैं। ये लोग उसको थीरम कहते हैं, हम उसको एल्गोरिदम कहते हैं। इन शॉर्ट सादी बात यही है। खैर आगे चलते हैं, लेकिन वो मैं एक रफली कह रहा हूँ, इसको काइंड टेक्निकली लेके और गुस्सा ना कर जाइएगा। यानी समझने की हद तक यही है कि जो मैथ्स में जिस चीज़ को थीरम कहा जाता है हम तकरीबन उसी चीज़ को एल्गोरिदम्स कहते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई थिंक वी हैव मोर देन वन। मैं पहले एक को जानता था, मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ। ओके जी, सो आगे चलते हैं। हमारा कंप्यूटर मैथमेटिक्स के बगैर कुछ नहीं है, ये बस है जहन में रख लीजिएगा। माशाल्लाह, अब तो हम उस्तादों से तो नहीं लड़ सकते, हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास जो कंप्यूटर है ना, ये बहुत सादा सी मशीन है, ये एक डिजिटल मशीन है। इसका काम है, इन शॉर्ट आप इसको कैलकुलेटर समझ लें। और मैंने कल रिक्वेस्ट की थी और ये समझाया था कि कंप्यूटर जो है ना, अगर आप इसको इसकी नीच में जाके समझना चाहें ना, तो इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा वो जगह जहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर की हुई है, और दूसरा हिस्सा वो हिस्सा जो एक्चुअली उसको कंप्यूट कर रहा है। ऐसे ही है जी। और जो मेमोरी या स्टोरेज है ये वो जगह है जो कंटेन करती है हमारी वैल्यूज़ को, और इसके साथ एक दूसरी जगह है जो उस वैल्यूज़ को कंप्यूट करती है, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ठीक है, कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट उसको कंप्यूट करता है, और जो कंट्रोल यूनिट होता है ये वो वाला पार्ट है सीपीयू का जो इन तमाम ऑपरेशंस को जारी और सारी रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो ये एक तरह का कंट्रोलर ये होता है, इसके नाम से जाहिर होता है कंट्रोल यूनिट CU। तो बेसिकली ये CPU के 2 पार्ट हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो अगर आप मुझसे पूछें कि अभी कंप्यूटर एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इसकी बेस क्या है, तो उसकी बेस अगर हम देखें तो वो 2 ही चीज़ें हैं। एक है उसका CPU और दूसरा है जो CPU को वैल्यूज़ देने वाले रजिस्टर्स। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी एसेसरीज़ हैं या एडिशंस हैं उसको मोर पावरफुल बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ
और इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस की तरह, कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह सोच के आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बात को वैसे ही समझेंगे जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, किसी और पर्सपेक्टिव में नहीं लेंगे। और मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है, और वो क्या है कि भाई कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, कंप्यूटर एक्चुअल में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके ओके ओके। तो अच्छा, आई कैन जस्ट सी, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ और भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किए हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर सो लेट, बट दे हैव जस्ट फिल्ड द फॉर्म। आई डोंट नो how team is going to tackle them, but I wish them best of luck. So बाय द वे, मैंने टीम का फिर इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझा, मैंने उन्हें भी मीटिंग में ऐड होने के लिए लिंक सेंड कर दिया सो दैट कि वो भी हमें ज्वाइन कर सके। तो हम कंटिन्यू करते हैं। दो ही बातें हैं जी। पहली बात कि इस ग्रुप में इतने स्टूडेंट हैं बट लेक्चर कम लोग लेते हैं जी। ये ऐसी चीज़ें जी, यही तो मसला है। लेकिन ये मसला नहीं है हमारे लिए, हम मसलों पे बात नहीं करेंगे आज, हम कंप्यूटर पे बात करेंगे। और कंप्यूटर क्या है जी, दो चीज़ें हैं। पहला क्या कि भाई वो जगह जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रही है, दैट इज़ योर सीपीयू, ठीक है। और कंप्यूटेशन के लिए वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, कहाँ से उठानी है, ये वाली चीज़ कौन, कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटेशन कर कौन रहा है, एएलयू। और अगली चीज़ क्या है, जहाँ वैल्यूज़ रखी होंगी वो जो स्टोरेज स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्स। तो अगर एक सबसे छोटा तरीन आप अगर कंप्यूटर बनाना चाहते हैं ना, तो भाई वो यही होगा। और मेरे ख्याल से कैलकुलेटर में दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको मज़ीद पावरफुल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एसेसरीज़ ऐड करना शुरू कर दूँगा। एसेसरीज़ कैसे ऐड करूँगा, हमने इसमें फिर दो काम किए। हमने कहा कि भाई जो सीपीयू है ना, उसकी कंप्यूटेशन फास्ट कर दो। कंप्यूटेशन फास्ट करने का मतलब ये है कि भाई अब हम जब कहते हैं ना मेरा सीपीयू 1 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है, उसका 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, मतलब मेरे जो सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि वो 1 अरब 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कंप्यूट कर देता है। प्लीज़ माइंड माई वर्ड्स, 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड के अंदर कंप्यूट कर देता है। तो इसका मतलब है 1 गीगाहर्ट्ज़। तो अब जो है आप इसके अंदर अगर इसको मज़ीद बढ़ाते जाएं, मेरा जी 3.2 है, मेरा 1.7 है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो समझ लें कि इतने बिलियन इंस्ट्रक्शंस आपकी पर सेकंड आपका सिस्टम कंप्यूट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि फिर इसमें हम कहते हैं कि उसी वो जो हमारे पास प्रोसेसर है, हम फिर उस प्रोसेसर के मल्टीपल वेरिएंट्स भी बना सकते हैं। वो फिर एक दो तरीक़ों से होता है। वन इज़ कि पैरेलल, कि आप एक से ज़्यादा आपके पास कोर्स हों, ठीक है, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, ये आप अक्सर सुनते होंगे, ठीक है। डुअल कोर है, ऑक्टा कोर, इस तरह के अल्फाज कि भाई मेरे पास 2 कोर्स हैं, मेरे पास 4 कोर्स हैं, इसका मतलब है हर कोर उसकी कैपेसिटी होगी 1.7 गीगाहर्ट्ज़। फिर एक और चीज़ आप सुनते होंगे, आई होप कि आप सुनते हो, वो चीज़ ये होती है कि भाई इसके अंदर कितनी जिसको कहते हैं ना हार्डवेयर लेवल पे इसकी क्या थ्रेडिंग है। तो अगर तो वो उस हार्डवेयर लेवल पे पर कोर जो है वो 2 थ्रेड सपोर्ट करता है, तो अगर उसमें 4 कोर होंगे तो एक्चुअल में वो 8 सीपीयू काम कर रहे होंगे। एनीवेज लेट्स लीव इट, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी। हम सादा बात करते हैं। सादा बात यह है कि भाई एक कंप्यूटर को अगर आप समझना चाहते हैं उसमें दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहली जगह वो जहाँ से आपने डाटा पकड़ना है, उठाना है, और दूसरी कौन सी जगह, जो उस डाटा को यूज़ कर रही है। आगे चलते हैं जी, वरना कल वाला लेक्चर रिपीट हो जाएगा। हमने कल बात ये की थी कि भाई कोई भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनिशियली हमने कहा था कि मशीन लैंग्वेज थी। 0-1 की कहानी मैंने आपको कल पूरा सुनाई, और 0-1 की कहानी जब आपको समझ आ गई थी कि बॉटल्स, चार्ज, 8-8 का पेयर, आस्की, यूनिकोड हमने देखा, सारा कुछ देखने के बाद हमें पता चला कि भाई जब 0-1 की कंप्यूटेशन है, 8-8 का बैच बना, या वो किसी चीज़ को सिमुलेट कर रहे हैं, 8 का भी हो सकता है, 16 बिट्स का भी हो सकता है, ठीक है, 2 बाइट्स का।
रिप्रेजेंटेशन किसी एक चीज़ के लिए, तो उसमें ये कि हर लैंग्वेज का हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकेगा। तो हमने कहा कि जो अगर 0 1 की फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मशीन कोड कहेंगे या ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। एंड देन हमने कहा कि अच्छा, उससे हम एक कदम आगे, हमने कहा कि हम सारी इंस्ट्रक्शंस खुद याद नहीं रख सकते 0 1 की फॉर्म में। अगर उसको हम याद रखना चाहें या उसको ठीक करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, हमने कहा हम उसके शॉर्ट वर्ड्स बना लेते हैं। किन चीज़ों के शॉर्ट वर्ड्स बना लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस के, वैल्यूज़ के नहीं। इंस्ट्रक्शंस के जो हमने शॉर्ट वर्ड्स बनाए उनको हमने कहा निमोनिक्स। फिर हमने एक ट्रांसलेटर बनाया जो क्या करता था, हमारे जो शॉर्ट वर्ड्स थे उनको ट्रांसलेट कर देता था वही 0 1 की फॉर्म में। तो इसको हमने कह दिया असेंबलर। और ये जो निमोनिक्स वाली लैंग्वेज इसको हमने कह दिया असेंबली लैंग्वेज। हम एक स्टेप आगे आए, हमने एडा, पास्कल, फोर्टॉन इस तरह की लैंग्वेजेस लिखना शुरू कर दी। इन लैंग्वेजेस ने क्या किया, इन्होंने हमें मज़ीद आसानी फराहम कर दी। हम वैसे भी लेज़ी हैं, थके हुए इंसान थे। हमने कहा कि इन लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो फॉर्मेट सपोर्ट करती हैं जो हमें समझ आता है। और ये क्या करती हैं, ये उस फॉर्मेट को उठा के चेंज कर देती हैं उस फॉर्मेट में जो असेंबलर को समझ आता है। और फिर जो असेंबलर है वो फिर उसी में कन्वर्ट करता है जो मशीन को समझ आता है। तो अब हमारी ट्रांसलेशन एक नहीं दो लेवल पे होना शुरू हो गई। पहला लेवल कौन सा था, जो हमारे से असेंबलर की लैंग्वेज में कर रहा है। दूसरा कौन, असेंबलर से उठा के मशीन कोड में कर रहा है। तो हमने कहा कि जो हमसे असेंबलर की लैंग्वेज में कर रहा है उसके फिर हमने दो तरीके कर दिए। पहला तरीका वो कि अगर हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस को, अगर 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, इकट्ठा कंपाइल कर दे, हमने इसको कहा कंपाइलर। हमने कहा कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, वो कहता है भाई मैं लाइन बाय लाइन सुनूंगा, तो इस बंदे को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। जैसे आमतौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे साथ एक इंटरप्रेटर घूम फिर रहा होता है जब कोई बाहर से कोई वफ्द आता है आपके मुल्क में। फॉर एग्जांपल रशियन डेलीगेशन अगर आए पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ फिर जो रशियन लैंग्वेज लोग समझते हैं तो उसका एक इंटरप्रेटर, एक इंसान को रखा जाता है। वो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक बंदे की बात सुनता है, उस बात को ट्रांसलेट करके बताता है, फिर दूसरी बात सुनता है, फिर उसकी ट्रांसलेट करके बताता है। इसलिए हम उसको इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। और कंपाइलर क्या है, जो पूरे की पूरी को इकट्ठा एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ही दफ़ा ट्रांसलेट कर देगा, तो उसको हम कहते हैं कंपाइलर। तो अब क्या हुआ कि या तो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा, वो क्या करेगा, वो इंसान के समझने वाली लैंग्वेज को कहाँ कन्वर्ट करेगा, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और असेंबली लैंग्वेज से फिर कहाँ कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो बेसिक ट्रांसलेशन थी ना, हमने कहा ये कर दी। फिर जो इंसान को समझ आने लगी, हमने कहा यानी जो हाईएस्ट पॉसिबल इंसान को ईज दे रही थी ना लैंग्वेज, उसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज कहना शुरू कर दिया, नीचे वाली को लो लेवल लैंग्वेज कहना शुरू कर दिया। इसका मैंने कल ये एग्जाम्पल दी कि 40s के अंदर एक ही लैंग्वेज थी, वो लो हाई का चक्कर ही नहीं था। फिर आफ्टर दैट जब असेंबली आ गई तो फिर क्या हुआ, असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज बन गई, मशीन लैंग्वेज लो लेवल हो गई। उसके बाद पहली सोर्स में समझ आने वाली लैंग्वेज है एडा। एडा का कंपाइलर बना, एडा को हमने कहना शुरू कर दिया हाई लेवल लैंग्वेज, बाकी दोनों लो लेवल की कैटेगरी में डाल दी। फिर ये कहानी चलती रही उस वक्त तक जब तक कि हम लैंग्वेजेस के अंदर इतना इंजॉय करने लगे, हमने इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना दी, हर एक डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ, हर एक डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ, कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल ईज़ देगी उसको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मुझे बाउंड करेगी कि मैं ज़्यादातर चीज़ों का ख्याल रखूँ, हम उसको कहना शुरू कर देते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर बड़ी बुनियादी सी बात यह है कि जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके ऊपर अब डिफरेंट जो एकेडमिक्स के लोग हैं उस पर दो राय रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसका जो कोड है वो एक आम इंसान को समझ आता है। यानी आप मैं अगर एक इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखें, हमें समझ आता है, ये ह्यूमन को समझ आने वाली, इसलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बट एक और जो दूसरे वाली डेफिनेशन के बिलीवर है कि इंसान को मैक्सिमम पॉसिबल सहूलत देने वाली लैंग्वेज जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे, बाकी सबको हम लो लेवल कहेंगे, वो समझते हैं कि नहीं सी क्योंकि हमें कहती है कि तुम खुद मेमोरी का ख्याल रखो, तुम मेमोरी मैनेजमेंट भी खुद करो, तुम जो है चीज़ों के साथ खेलो भी खुद और इसको संभालो भी खुद। तो क्योंकि हमें खुद हर चीज़ संभालनी पड़ती है, ये हमारी जगह ये वाली सहूलत नहीं प्रोवाइड करती, तो उन्होंने इसको कहना शुरू कर दिया लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई थिंक कि अभी इसकी डिस्कशन के अंदर हमने बहुत डिटेल में बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे कैसे हो सकती हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। देखें, हमने ये बात की कि जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने कंप्यूट करना है। देखें, कंप्यूट जो किया जा सकता है इन शॉर्ट, वो किस चीज़ को किया जा सकता है, वो किया जा सकता है 0 1 को, न्यूमेरिक्स को। लेकिन अगर वहाँ पे स्ट्रिंग आ जाए, अगर वहाँ पे मेरा नाम आ जाए, अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको आप 0 1 की फॉर्म में चीज़ें नहीं कर सकते, तो उसके साथ आप क्या करेंगे?
ये क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए मैंने आपसे ये गुजारिश की कि भाई बेसिक कंप्यूटर जो था वो तो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बना हुआ था, जो कि आप सबको अब याद हो चुकी होंगी कि भाई एक सीपीयू और दूसरा उसके ऊपर रजिस्टर्स। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, हम इसको मुख्तलिफ और कैपेबिलिटीज़ देना चाहते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी कैपेबिलिटी थी स्टोरेज की। कौन सी कैपेबिलिटी थी? स्टोरेज। यानी अगर आप एक पुराना ऐड देखें बिल गेट्स का, जिसमें वो ये कहता है, ये लंबा सारा उसने एक स्टैक बनाया होता है, यानी इस तरह की ग्राफिक्स है, उसके ऊपर उसने हाथ रखा होता है और एक लेफ्ट हैंड में उसने एक सीडी पकड़ी होती है और कहता है कि ये मेरी एक सीडी जो मेरे हाथ में इन 1000 किताबों से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, यानी फ्यू मेगाबाइट्स एट दैट टाइम। और उसको वो इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, लोग उसको पागलों की तरह खरीदते हैं, तो आपको पता नहीं इतना डाटा इसमें स्टोर हो जाएगा। आजकल तो हम इतना ख्याल नहीं रखते, हम टेराबाइट्स में चीज़ें लेके घूम फिर रहे होते हैं जेबों में। तो तब ये हालात थे, और इस चीज़ को क्या हुआ, अब ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के तौर पे कंप्यूटर में ऐड हुआ था, ठीक है। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के तौर पे कंप्यूटर में ऐड हुआ था। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या थी? कि स्टोरेज। अब ये हो सकता था कि भाई मेरे पास जो फाइल है, मेरा रिकॉर्ड है, उसने कंप्यूट तो नहीं होना, उसने कंप्यूट नहीं होना, उसको ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने एज इट इज़ उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन इस तरह की नहीं परफॉर्म करने के, उन वैल्यूज़ को एक लॉजिक लगाए, प्लस करे, माइनस करे, ज़रब करे, तकसीम करे, फिर कुछ करे। बट येस, दोज वैल्यूज़ कैन बी स्टोर्ड, कैन बी रिट्रीव्ड, कैन बी डिलीटेड, ठीक है। इसको CRUD ऑपरेशंस कहते हैं वैसे उसकी लैंग्वेज के अंदर। तो क्रिएट, अपडेट, ठीक है, इस तरह से तो डिलीट और CRUD ऑपरेशन, CRUD, रीड, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन इसको आमतौर पे कहते हैं किसके अंदर? डेटाबेसेस के अंदर। अभी हम डेटाबेसेस की तरफ नहीं जाते। इन शॉर्ट कि आप उसको यानी फर्स्ट टाइम राइट कर सकते हैं, आप उस रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, आपने जो लिखा था उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप ये वाले ऑपरेशन, और जो लिखा था उसको वापस रीड भी कर सकते हैं। तो ये वाले जो ऑपरेशन है ना, हम ये परफॉर्म करना चाहते थे। तो ये जब हमने परफॉर्म करना शुरू किया तो कंप्यूटर के ऊपर क्या आ गया, हमने उसके साथ ये स्टोरेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि हमने अब डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। उन डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने स्टोरेज जो था ना, इसको हमने मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइज़ किया। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से आज जो है हम अल्लाह के फजल करम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी की बातें कर रहे हैं, या आज हम Web 3 की बातें कर रहे हैं। और अगर हम ये हरकत तब ना करते तो शायद आज भी हम वहाँ ना पहुँच पाते। तो लिहाजा अब बात को मैं बहुत लंबा कर गया हूँ, लेकिन मैं इसको कंसाइज करने लगा हूँ, पूरी कहानी को समराइज करने लगा हूँ कि भाई टोटल लब्बे लबाब इसका ये हुआ कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, अगर वो हमें बाउंड कर दें कि भाई जो तुम इसमें डाटा लिखवा रहे हो पहले अनाउंस करो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पहले अनाउंस करो कि भाई ये कौन सी टाइप का डाटा होगा, क्या ये न्यूमेरिक है, ये नॉन न्यूमेरिक है, या ये एग्जैक्टली किस टाइप का है, या एग्जैक्टली ये कितना साइज लेगा, ये एग्जैक्टली इसको कितनी एलोकेशंस चाहिए। अगर कोई लैंग्वेज इन चीज़ों को बाउंड करे हमारे ऊपर, तो हम उसको कहते हैं ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर ऐसा कोई चक्कर ना हो, वो कभी कुछ भी दे दो मैं सेव करा लूँगी, तुम टेंशन लो, मेमोरी मैनेजमेंट मेरी सरदर्दी है, तो अब ये क्या होगी, ये लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ही डिस्कस करें, तो फर्स्ट सेशंस के अंदर मैं चाह रहा हूँ आप इनकी क्लैरिटी ले लें एक दफ़ा जहनी तौर पे। आपने खुद भी इन टर्म्स को गूगल कर लेना, बहुत सादा सादा 3-3 लाइनों के इनके आंसर्स हैं, आप इनको रट्टा मार सकते हैं, इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमने फिर बात की कि भाई अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक और वेरिएंट है, कि भाई वेरिएंट से मुराद उसको देखने का एक और एंगल है कि भाई स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस इनको कहते हैं, मॉड्यूलर लैंग्वेजेस कहते हैं, या इनको फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। इन शॉर्ट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी 8-10 अगर आप ऑर्डर देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने प्रोग्राम को, कल वो अंधे वाली मिसाल याद है ना, सबको इसको कमरे से बाहर निकालना था। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। तो इफ़ यू गाइज डू, तो आपको ये याद होगा कि वो जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, अगर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप किसी एक जगह पे लिख दें, और आप जब भी आपने वो सेम इंस्ट्रक्शंस कॉल करनी हो तो आप उस जगह का एड्रेस दे दें जहाँ पे आपने वो तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखवाई हुई हैं, और वो एज इट इज़ बार बार एग्जीक्यूट होती रहे, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन, इसको हम कहते हैं या मॉड्यूल। इसको प्रॉपर जो अंग्रेज़ है वो मॉड्यूल करके बोलते हैं, तो मैं जानबूझ के वो अंग्रेज़ों वाली भी ज़ुबान नहीं बोल रहा, मैं आप लोग से पाकिस्तानियों की तरह डील करना चाह रहा हूँ एट दिस मोमेंट। तो या इसी को हम फिर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। यानी वो लैंग्वेजेस जिन्होंने यहाँ तक कैपेबिलिटी दी हुई थी कि हम मैक्सिमम क्या करें कि भाई फंक्शंस बना लें,
और उसमें इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी कर लें और उनको हम एक दफ़ा अनाउंस कर दें कि इस नेम के साथ ये इंस्ट्रक्शंस, इस नेम के साथ ये इंस्ट्रक्शंस, इस नेम के साथ ये इंस्ट्रक्शंस, जो 8 10 15 तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम इकट्ठा कर दें और उनको अनाउंस कर दें ये नाम में ये पैरामीटर्स के साथ इस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये एक हमने फंक्शन ये इंस्ट्रक्शन इकट्ठे लिख दी और फिर क्या किया, हमें जब वो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती थी हम उसी नाम के साथ कॉल करते थे, वो एक दफ़ा लिख के 50 दफ़ा हम इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसको हमने कहना शुरू कर दिया भाई ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है या ये फंक्शनल लैंग्वेज है या ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसकी एक सादा मिसाल आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझने की हद तक आप देखते जाएं। अगली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है जी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ग्लास मेरे पास पड़ा है। अब ये ग्लास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसी ऑब्जेक्ट का मैं मैथमेटिकल मॉडल बनाऊं तो मैं अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मुझे ये इजाज़त दे कि मैं रियल लाइफ एंटिटी, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, कंप्यूटर को तो नहीं ना पता, मैं कुछ भी ऐसा अगर मैं उसको एज इट इज़ उसी के यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मैं अगर उसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकता हूँ। अब देखें ऑब्जेक्ट के ऊपर ना दो बातें होती हैं, पहला ये कि उसकी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, दूसरा उसके कोई ना कोई एक्शंस होंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन, आप भी अल्लाह के फजल करम से इंसान ही हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो आप बीइंग अशरफुल मखलूक़ात आपकी कुछ ना कुछ खसूसियात हैं हर इंसान की। मिसाल के तौर पर आपका कोई ना कोई रंग होगा, आपका कोई ना कोई कद होगा, आपका कोई ना कोई हाइट वेट बॉडी का कुछ मतलब आप डिफरेंट, और आपके बालों का साइज़ होगा आप डिफरेंट, आपके कपड़ों का रंग होगा। तो आपकी ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हम हर इंसानों के लिए डिफरेंट हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मैं हूँ, एक ऑब्जेक्ट हमारी मीटिंग के अंदर हमजा है, एक ऑब्जेक्ट फ़हीम है, एक ऑब्जेक्ट वासिफ है, एक ऑब्जेक्ट सन्ना है, वगैरह वगैरह वगैरह, आफिया, उमैमा, फ़ायज़, जिनके मैं भी नाम देख सकता हूँ एट दिस मोमेंट इन फ्रंट ऑफ मी। तो इन शॉर्ट हम सब लोग क्या हैं, हम सब लोग ऑब्जेक्ट्स हैं और हम ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास मेन पहली बात क्या हुई, हमारी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हुई, वो एक्शंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन सकते हैं, आप उस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं, आप उस बात को समझ सकते हैं, आप उस बात के ऊपर क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, आप उस बात को बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अदरवाइज भी आप एक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी डिफरेंट और काम करते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप रेसलिंग कर सकते हैं, आप भाग दौड़ कर सकते हैं, आप किसी को तंग कर सकते हैं, आप टॉन्ट कर सकते हैं, आप हमारी कौम का जो एक मशगला है वो है कि लोगों की बुराइयाँ निकालना, कीड़े निकालना, आप वो भी निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो भी काम आप कर रहे होंगे ये सारे क्या हैं, इनको कहते हैं एक्शंस। क्या कहते हैं, एक्शंस। अब ये होता है कि वो जो ऊपर हमने फंक्शन ही लिखा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी एक इंसान के एक्शन को रिप्रेजेंट करें उसको हम कहते हैं मेथड, ठीक है। तो अब एक हो गई एट्रीब्यूट्स, दूसरे हो गए मेथड। मेथड क्या है, इंसान के एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शन है। तो होता ये है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई मैं ह्यूमन, मैं मुजम्मिल, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट, मेरी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी, उन एट्रीब्यूट्स की कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी और मेरे कुछ ना कुछ एक्शंस होंगे, और इन तमाम को मिला के मैं कहता हूँ मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। तो अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हमारे एक ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ यूज़ करने की कैपेबिलिटी मुझे दे दे, तो हम उस लैंग्वेज को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बात सबको समझ आती है? आई विश, ग्रेट। पहला यस की मुझे उम्मीद होती है, बाकी बेशक किसी को समझ आए ना आए। यार बता दिया करें किसी को नहीं समझ आ रही तो। उस दिन मेरे पास ऐसे आए हुए थे 2-3 बच्चे इंजीनियरिंग करना है, तो मेरे साथ ऐसे गपशप में बैठ गए गलती से, तो मैंने उनको 2 घंटों के अंदर ना पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा दी, जो उनको उनके टीचर्स जो है वो एक सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। और जो पूरी मैंने पढ़ा दी फुल टाइम, यानी 100% कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए ना, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने उनसे गपशप करना शुरू किया, मेरे साथ देखता हूँ समझ कितनी आई है। तो वो 3 को तो कुछ ना कुछ आ गई थी, चौथे भाई जो थे वो सिर्फ देख ही रहे थे, सुन नहीं रहे थे, पता नहीं उनका दहन कहाँ था। तो मतलब ऐसा ना हो आपके साथ भी। अगर आप अपना इतना कीमती वक्त वीकेंड का लगा रहे हैं मेरे साथ, आप अपना बहुत कुछ छोड़ के बैठे हैं, फैमिली दोस्त ये वो, तो इसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, वरना तो मज़ा नहीं ना आएगा हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम जो बातें कर रहे हैं आपको समझ आ रही हो, कोई बात आप मिस करते हैं, आपको नहीं अंडरस्टैंड होती, जस्ट राइट टेक्स्ट। मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी स्क्रीन मेरे सामने है, तो आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं मैं साथ साथ देख रहा होता हूँ। तो हम क्लियर हो गए हम अभी तक यहाँ, एवरीवन? आई होप वी आर क्लियर राइट नाउ कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कि किसी एक ऑब्जेक्ट को जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी एट्रीब्यूट्स और अपने एक्शंस यानी मेथड्स के साथ
यूज़ करने की कैपेबिलिटी दे दे, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर एक लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली हमें सहूलियात नहीं देती, बट अदरवाइज डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एक मेथड या एक एक्शन बना के में रखने की इजाज़त दे दे, उसको हम कहते हैं कि भाई ये हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करने देती है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड है या मॉड्यूलर है या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो पहली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास पहले आती थी ना, या अर्ली एजेस में, अर्ली एजेस में आज से 3 डेकेड पहले, तो वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर या मॉड्यूलर या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी। उसके बाद जो लैंग्वेजेस आना शुरू हुई सी प्लस प्लस एंड ऑनवर्ड्स, यानी सी तक स्ट्रक्चर्ड थी, सी के बाद जो आना शुरू हुई सी प्लस प्लस एंड ऑनवर्ड्स, जावा है और बाकी भी, तो ये सारी फिर क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो वी आर वेरी मच क्लियर टिल नाउ कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हमने डिफरेंट वेरिएंट्स डिस्कस कर ली। हमने कहा लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गली टाइप्ड क्या होती हैं, लूजली टाइप्ड क्या होती हैं। और देखिए मैंने हाई लेवल लो लेवल की मल्टीपल डेफिनेशन आज आप लोगों को कराई हैं, आपने ये जहन में रखनी है सारी की सारी। फिर हमने कहा भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। इन बिटवीन हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर की सबसे बेस डेफिनेशन दी, और हमने मैथमेटिकल मॉडल को समझा कि एक्चुअली मैथमेटिकल मॉडल से मुराद क्या है, कि रियल लाइफ सिचुएशन का जब आप रेप्लिका बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस या एक यानी इन फॉर्म ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जो है ना, ये मैथमेटिकल मॉडल के बगैर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक आई होप वी ऑल आर क्लियर, वी आर वेरी मच क्लियर। ठीक है, गुड हो गया। तो अब हम जो है ना नेक्स्ट चलते हैं। किसी क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर दें प्लीज़, या वैसे ही अगर हैंड रेस करें तो कोई नहीं, करते ना। कौन सा क्लासरूम में मुझे नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट क्लियर नहीं, अभी भी कौन सा गुंजाइश है। इकरा साहिबा, मैं गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता एक्चुअली, पता नहीं क्यों, कभी कभी मैं ना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, इंजीनियरिंग कर करके ना कभी बंदा ऐसे ओवर हो जाता है। जी ऑल ओके, गुड। तो अभी देखिए मैं जो समझता हूँ ना कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, अब देखिए हम सारा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इर्द गिर्द खेल रहे हैं, अभी तक मैंने कोई और बात नहीं की, मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग 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 लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ये समझना होगा कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये सीन है, अल्लाह के फजलो करम से क्या सीन है कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, अल्फाज। जैसे आपकी उर्दू ज़बान में नहीं होते, क्या होता है, देखिए आप उर्दू ज़बान की हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाए जाते हैं बचपन में, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल, ये सबको याद है ना, भूल गए सारे। अब ये क्या है, इनको हम कहते हैं हरूफ तहजी। ये हरूफ तहजी क्यों, मतलब क्या होते हैं ये भाई, ये बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनके बगैर लैंग्वेज का कोई नाम निशान नहीं है, या एटलीस्ट हम इस लैंग्वेज को लिख नहीं सकते। ऐसे ही है ना, ये बात आप सब मेरे साथ समझते हैं। सिमिलरली सिमिलरली जो लैंग्वेज है ना, उसके जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं ना, वो हरूफ तहजी की तरह अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, बल्कि वो वर्ड्स होते हैं। और क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बुनियादी अल्फाज हैं, तो इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर। मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस तरह से उर्दू ज़बान के अंदर बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं हरूफ तहजी, जिनको आप मिला के अल्फाज बनाते हैं, वो अल्फाज आप अगर मानी खेज होंगे तो आप उनको कलमा कह देते हैं, और अगर वो मानी खेज ना हो, उनका कोई मतलब ना हो, आप उनको मुहम्मल कह देते हैं। और फिर आप मानी खेज अल्फाज का प्रॉपर एक मजमुआ बनाते हैं, और वो जो मजमुआ होता है उसको आप फ़िक्रा कह देते हैं। ये बुनियादी ग्रामर है यार, दूसरी तीसरी चौथी जमात से आपको पढ़ाई जाती रही है, 10वीं तक आप पढ़ते रहे हैं इसको। मैं उसी बुनियादी को ना यहाँ रेप्लिका करना चाह रहा हूँ, वही बात आपकी वहीं से अंडरस्टैंडिंग में कंप्यूटर साइंस में लेके आना चाह रहा हूँ। सेम यही हाल है हमारी कंप्यूटर साइंस का, यही हाल है हमारी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, कि हमारी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बुनियादी अल्फाज हैं ना, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो भी होते हैं बस ये बुनियादी अल्फाज हैं, इन्हीं अल्फाज के इर्द गिर्द ना वो पूरी लैंग्वेज के तमाम प्रोग्रामिंग घूमेगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी हम ना इन्हीं कीवर्ड्स की ना मैं आपको लाइव चीज़ें कुछ दिखाता हूँ, आया आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम शायद एक हफ्ते के अंदर सीख लेंगे। फॉर एग्जांपल इंट वॉइड मेन, ये फिक्स होते हैं पहले से, वेरी गुड इकरा, यही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी ना मैं आपको ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी सी, मैं इसका बार बार नाम ले रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे ही है।
तो आप देखिए मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स, ठीक है। क्या चीज़ें? कीवर्ड्स। तो अब ये देखें, ये कीवर्ड्स हैं, ये जितने भी हैं सारे तो नहीं होंगे बट कुछ तो होंगे। अब मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट, अब देखें ये कहते हैं कि जी द कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग आर ऑटो, ब्रेक, केस। इसको मैं तो वैसे चार पढ़ता हूँ, कुछ कैर पढ़ते हैं, कुछ क्या पढ़ते हैं, लेकिन कैरेक्टर के लिए होता है इन शॉर्ट। जैसे आप कैरेक्टर नहीं कहते हैं, कैरेक्टर, वो किरदार वाला कैरेक्टर नहीं। एक कैरेक्टर यानी ये जो एक आपका जैसे ई है, ए है, बी है, इस तरह से, तो ये कैर उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डिफ। ठीक है, इसको टाइप डिफाइन करने के लिए। अब बाद में बताऊंगा ना क्या मतलब है, अभी बस ऐसे सुनते हैं। यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलाटाइल, वाइल। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होता है, मिसाल के तौर पर इसमें कीवर्ड है शायद रजिस्टर, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। तो इन शॉर्ट अभी आप वक्ती तौर पे इन्हीं को ही समझें कि द ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन ऑल 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। अगर ये कह रहा है ऑल है तो इसका मतलब इसके मुताबिक 33 कीवर्ड कोई नहीं है। तो स्क्रीन जूम करें। ओके जी, स्क्रीन आपके लिए कुछ जूम करते हैं। अम, जी अब नज़र आ रहे हैं सबको? स्क्रीन जूम हो गई है जी। ऑटो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी लैंग्वेज के ये सारे सिर्फ इतने ही हैं। तो देखें अगर आप ये 32 कीवर्ड यूज़ कर लें तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है। कितना आसान है ना। एक मुश्किल है अल्फाज बोला, आज आप एक दिन में रट्टा लगा सकते हैं सारे। रट्टा में तो ऐसे हम शेर हैं सारे पूरे पाकिस्तानी, रट्टा लगा लगा के तो हम एमएस कर लेते हैं, डॉक्टरेट हो जाती है यहाँ तो। ठीक है, ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, बल्कि इससे जिसमें रजिस्टर लिखा हुआ है उसने, देखें मैं गलती कर रहा था, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डिफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल। याद करने हैं ये? नहीं नहीं, याद आपको खुद ही हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आज तो वैसे दिखा रहा हूँ, पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि यही 32 हैं। ये उसने ठीक बात की हुई है कि कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग आर ओनली दीज 32। और एक मज़े की बात बताता हूँ, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो बेस कीवर्ड्स हैं ना वो सारे सेम हैं। आसानी नहीं होगी, यानी इंग्लिश और उर्दू के हरूफ तहजी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आप चस्का चेक करें कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाएं तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने के लिए गिनती के चंद कीवर्ड्स नए आते हैं, बाकी सारे वही होते हैं, उनका मतलब भी वही होता है। कैसा, ये खुशखबरी नहीं है आप सबके लिए? यानी अगर हम 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर तो आप कहेंगे कि तुम 3 दिन में खुद ही सीख लेंगे। चलें, ये तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है, लेट्स सी। और इंशाल्लाह अल्लाह करे आप सीखें, और मैं चाहता हूँ, हम सिखाने के लिए तो बैठे हैं। तो भाई कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग कितने हो गए? 32। कितने हो गए? 32। ये काइंडली सारे ने एक दो दफ़ा इनको पढ़ लें, एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ जानबूझ के आप एक दफ़ा पढ़ लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 10 मिनट रह गए, सेशन ओवर होने वाला है। मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता ना 41 थे, 38, 33 रह गए, 7-8 लोग इंजॉय करके चले गए हैं। वो जब ज़रा फलसफा शुरू हुआ था तो उनको बोर होना शुरू हो गए सारे। अब हमने प्रैक्टिकल नहीं शुरू किया, हैंड्स ऑन। फिर प्रॉब्लम्स दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर मैं पूछूंगा हाँ जी अब बताओ कितने पानी में है। मज़ा आएगा, दिमाग का इस्तेमाल होगा ज़िंदगी में पहली दफ़ा। आई 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 होप कि आप सबका दिमाग बहुत ज़्यादा यूज्ड हो, आइंस्टाइन जितना। सॉन्ग की तरह याद कर ली है मैंने, वेरी गुड। ज़बरदस्त जी। तो आप इसको कोई अच्छा सा सॉन्ग बना के ना टीम के साथ भी शेयर करें जो यहाँ सीखने आए हैं सारे, तो इंशाल्लाह वो उसको बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। जोहा फातमा, गुड। बाकी सबने पढ़ लिया जी? अगर आप पढ़ लें तो मुझे काइंडली कंफर्म करें ताकि फिर हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं आपको दिखाऊं। गुड, रिदा गुड, सना गुड, इकरा गुड, हफ्सा गुड, अली असगर डन, और जी मोमना ने कर लिया, वैस ने कर लिया।
इरफान साहब डन हो गया जी। अब ये नाम मुझे नहीं पढ़ा जा रहा। द स्टोरी टेलर। हाँ, द स्टोरी टेलर। ठीक, अब आपका नाम ही अपना लिखना है वैसे। अच्छा, ठीक, मैं हानी गुड, अफरा साहब डन, मुजाहिद साहब डन। तो जुमर हनीफ डन। तो ऑल ओके जी। देखें, छोटी सी एक्टिविटी से, बट होप आपको इसको मज़ा आ रहा होगा, बड़ी आसान सी है। तो हमारा साहब डन गुड। सो अब हम अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलते हैं। अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे भी ज़्यादा चिल है। अच्छा, आपने इनको ज़रा जहन में रखना है, जानबूझ के मैं टाइम लगा रहा हूँ, आप सब इसको पढ़ लें। क्योंकि जब हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे ना, तो आपको मज़ा ये आने वाला है कि इनमें से अक्सरियत कीवर्ड सेम रहने वाले हैं। ठीक है, एवरी लैंग्वेज के कीवर्ड सेम होते हैं। जी जी अरमान साहब, यही है, यही तो मैं कह रहा हूँ तब से, कि अब ना देखें सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स। ठीक है, हम इनकी लिस्ट निकाल लेते हैं जी। अब हम देख लेते हैं इनके क्या, लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम और लेक्सिकल, और ये देख लें जी, ये सारे के सारे ना अल्लाह के फजलो करम से कीवर्ड्स हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ा एक वो डरावना करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बताता चलूँ। ये जैसे आप देखें ना, लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करें, अलाइन एज, अलाइन ऑफ, यकीन करें मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, और वो कहीं यूज़ होता होगा, वैसे लोग करते होंगे। ए एस एम असम्बली के लिए एंड अंडरस्कोर ई क्यू, एंड ऑटो, बिट एंड, बिट और। अच्छा, जहाँ ये ए बी सी इन्होंने लिखे हुए हैं ना, तो नीचे आप लिख लें, वो पढ़ लें एक दफ़ा, ये आपको यहाँ इससे पढ़ने में हेल्प होगी। वो कह रहे हैं कि द माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक अंडरस्कोर ए एस एम कीवर्ड रिप्लेसेस सी प्लस प्लस ए एस एम सेंटेक्स डॉट ए एस एम इज रिजर्व फॉर कंपेटेबिलिटी दिस 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 दिस। नहीं नहीं यार, ये आप अभी न्यू वंस हैं, ये आपको डराने वाली बातें हैं। इसके ज़रा बेसिक कंस्ट्रक्ट कीवर्ड्स हम देखते हैं ये। अच्छा, इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको टेक्निकली ज़रा डिफर करते हैं। अच्छा, यहाँ इसने और ज़्यादा दिए हैं। वाह, क्या बात है। चलें जी, तो अच्छा, आपने ना अब इसमें देखना ये है कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं ना हमारे, वो सेम रहेंगे। ठीक है, इसमें आप मिसाल ले सकते हैं। कौन सी मिसाल दूँ अब आपको इसमें, जैसे केस है। अच्छा, सी में हमने स्विच स्टेटमेंट देखी थी भला उधर, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। स्विच 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 स्टेटमेंट थी इधर, हाँ स्विच है। केस भी होगा फिर, केस भी है। तो यहाँ पे आप देखें, ये केस और कैच, कैर, ठीक है जी, फ्लोट, रजिस्टर, अनसाइंड, देख रहे हैं, यूनियन, तो फॉर, ये सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, गो टू, इफ, साइंड, वॉइड, वॉलेटाइल, तो लॉन्ग, इस तरह के। तो आप ये अंदाज़ा करें कि ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिस्ट ही है। इधर स्विच आ गया, जैसे अभी आपको दिखाया था। स्ट्रक्ट सेम है, उधर भी है, इधर भी है। ये आई थिंक ए एस एम, ए एस एम मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो यू सी कि देर आर सो मैनी कीवर्ड्स विच आर सिमिलर ओवर हियर। अब इसी तरह से अगर आप यही कीवर्ड्स इन जावा अगर आप करें, तो मुझे लगता है मुझे खुद इसकी अच्छी सी स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी हर दफ़ा, आप लोगों को गूगल से सर्च ना करवाऊँ ताकि। अच्छा, इन्होंने वो लिस्ट उस तरह से नहीं दी जी। ये देखें जी, जावा के कीवर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, और ब्रेक सेम है। केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स,
enum, extends, final, finally, float, for, go to, if, implements, import, instance of, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, strict fp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, try, void, volatile एंड while। और कहता है कि इसके अंदर टोटल जो कीवर्ड्स हैं उसका इसने काउंट भी यहाँ शायद दिया होगा। नहीं दिया, उसने काउंट नहीं दिया, बट दीज आर, आप खुद बेशक कर लें यहाँ से। और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, क्लैरिटी हो जाता है कि आप सबको भी। तो आप ना आज एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करेंगे भी हमारा सेशन ख़त्म होने पे। वो टास्क बड़ा सादा सा है। वो ये है कि आपने अल्लाह का नाम लेके ना ऐसे ना अपने को एक पेज पर करना है, उस पर ना ऐसे 4-5 ना कॉलम बना लेने हैं, कॉलम बनाने हैं, ठीक है। और यूं करना है कि मिसाल के तौर पे आपने स्पेस रखनी है तकरीबन ना 60 लाइंस की। 50 है ये सना, गुड, आपने काउंट कर लिया, दैट्स ग्रेट। तो अगला काम हमने ये करना है, हमने ना तकरीबन 50 से 60 आपने ना लाइंस रख लेनी है हर कॉलम के लिए, यानी एक तरह से वो 2 पेजेस पे जाएगा। या फिर आप इसको पैरेलल भी कर सकते हैं कि 2 डिफरेंट पेजेस पे कर लें, एक पे हाफ अगले पे हाफ, ताकि आप उनको पैरेलल रख सकें या एक के नीचे रख सकें दूसरा। और करना ये है, या इवन मतलब आप फोल्डिंग में अगर हों तो एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे आपको नज़र आए ताकि आप क्लैरिटी से उसको देख सकें। ऊपर आपने लिखना है लैंग्वेज का नेम। लैंग्वेज का नेम बड़ा सादा है, एक है सी, दूसरी है सी प्लस प्लस, तीसरी है जावा, चौथी है पाइथन, पांचवी है स्काला, एस सी एल ए। इन 5 लैंग्वेजेस को हमने देखना है, ज़्यादा का चक्कर ही नहीं है। और आप सब ने ना कोशिश पता है क्या करनी है सारे चक्कर में, जब भी हम ये कर रहे होंगे, कि जो उसके कॉमन कीवर्ड्स हैं ना उनको आपने सिंक्रोनाइज करके ना लिस्ट करने की कोशिश करनी है। आप सब कर सकेंगे। अच्छा, अगर आप पेज पे नहीं करना चाहते ना तो आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग A01 ले रहे हैं, तो मैंने उसमें MS वर्ड को आपको यूज़ करना उसने सिखाया था सबको। तो इन केस अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो अभी चलें कुछ इस तरह से मैं चाह रहा हूँ। डॉक्स में अगर हम आ गए तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे सब अपना अपना गूगल डॉक्स के ऊपर आके, और हम ये लिखेंगे कि भाई कंपेयरिंग कीवर्ड्स, ठीक है। और कंपेयरिंग कीवर्ड्स के बाद ना आपने पता है क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है, और इंसर्ट पे आना है टेबल पे। और टेबल के ना टेम्पलेट्स में, बल्कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इस तरह से आने देना है आपने। भाई अच्छा, 20 से ज़्यादा वो कर भी नहीं रहा, तो हमें मल्टीपल टेबल्स डालनी पड़ेंगी। यानी इन शॉर्ट अब 5/20 का मैंने एक डाल दिया इधर। फिर मैं क्या किया, इसको मैंने कुछ यहाँ पे सेव करा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और इंसर्ट किया टेबल, और इस टेबल को हम 5/20 का एक और डाल देंगे। तो होगा क्या, इस तरह से हम 3 टेबल्स डालेंगे, तो इन शॉर्ट हम तकरीबन 60 कीवर्ड्स यहाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा जहमत नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 57 की जगह बनाएंगे, और जो उसके इजाफी बच जाने वाली चीज़ें हैं ना उनको हम क्या करेंगे, ऐड ही 1 2 नहीं हुआ ऐड। वाह क्या बात है जी, ज़ाया हो गया हमारा। तो अच्छा, आप लोगों का मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? देखिए मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे पता नहीं क्या साइंस है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सारे सी, यहाँ पे आप लिख देंगे सी प्लस प्लस, यहाँ पे आप लिख देंगे जावा, यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल पाइथन, और यहाँ पे आप लिख देंगे स्काला। अब आपने पता है मज़े का काम क्या करना है, सबसे पहले लिखने हैं सी के कीवर्ड्स, ठीक है। और फिर आपने लिखने हैं सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स। वो वाले कीवर्ड्स जिन दोनों के मैच करें ना वो आपने एक दूसरे के आमने सामने लिख देने हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर ये होगा कि जावा के आएंगे, फिर जावा के भी ऐसे ही करना है, फिर जावा के बाद पाइथन के आएंगे, उसके साथ भी ऐसे ही करना है, स्काला के साथ भी ऐसे ही करना है। तो यू विल इंजॉय डूइंग दैट। आपको एक तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा किस लैंग्वेज का कितना काउंट है। और टोटल अगर फॉर एग्जांपल 50 की भी एवरेज आप रखते हैं, तो आपको 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए टोटल 250 कीवर्ड्स होंगे, और अगर जो पैरेलल होंगे वैसे कट हो जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि आप विद इन नेक्स्ट 1 वीक आप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक्स आप समझ चुके होंगे सब के सब।
और उसके बाद हम फिर काम करेंगे लॉजिक के ऊपर कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या जो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स हैं या सॉकेट प्रोग्रामिंग है, उसके हम प्रो लेवल के प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बड़े लेक्चर पढ़े, आज तो भी दूसरा सेशन है हमारा, तो हम उसमें फिर देखेंगे कि भाई हमने इसको कैसे विन करना है। ठीक है, एम एस एक्सेल में हो जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। म्यूचुअल कीवर्ड्स राइट, हाँ हाँ वो एक दूसरे के सामने लिखने हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए ना। मिसाल के तौर पे जैसे इफ़ आएगा सी के अंदर भी और सी प्लस प्लस में भी आएगा, और आएगा मिसाल के तौर पे इसके अंदर भी, मैं इन सब में लिख दूंगा तो उससे क्या होगा कि भाई मुझे पता चलेगा यार इफ़ जो है ना सब में मौजूद है। एल्स सब में आएगा, एल्स में सब में लिख दूंगा। इस तरह से मुझे पता है स्विच सब में आएगा, मतलब जहाँ जहाँ आएगा तो वो इस तरह से ये होगा कि मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि यार कौन से वाले कीवर्ड सब में कॉमन है, और जो कॉमन नहीं होंगे ज़ाहिर बात है उसके जो पैरेलल बाकी जगह है वो खाली होगी। ऑल ओके जी, आई होप वी ऑल आर क्लियर विद दिस। और इस नोट के ऊपर जो है ना मैं अपना सेशन यहाँ ख़त्म करने लगा हूँ, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आप देखेंगे लास्ट की स्लाइड थी, इसके अंदर मैंने दो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, कंटेनर और सेंटेक्स। इसको जो है ना हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स में कंटेनर कीवर्ड्स कौन से हैं और बाकी सेंटेक्स कीवर्ड्स कौन से हैं, और इन लैंग्वेजेस के सेंटेक्स क्या हैं, हम उसके ऊपर कल खेलेंगे। ऑल ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मेरे भी गेस्ट आ गए हैं और देखें टाइम भी हो गया, सो अल्लाह हाफिज़। हम बाकी अगर कोई आपका किसी का क्वेश्चन है तो हम इंशाल्लाह कल के सेशन में क्लियर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड अल्लाह हाफिज़।